गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करा था। अब हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं इस बुक का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, यहां से हमारा नेशनल इनकम वाला सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। यहां पर हम जानेंगे बेसिकली कि एक कंट्री की नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, कंट्री की डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही इजीली कराने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम अज्यूम करते हैं ये पूरा इस सर्कल के अंदर जो पोर्शन है वो इंडिया का है। अब बच्चों मेरी बात आप एक ध्यान से सुनना, अगर इस सर्कल के अंदर पूरा पोर्शन इंडिया का है तो इस सर्कल के अंदर जो भी बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस से होने वाली इनकम बच्चों, क्योंकि ये देश के अंदर से हुई है, इस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। आप बच्चों ये बात मेरी याद रखना, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो मैं कंट्री के अंदर से कमाता हूं, देश के अंदर ट्रेड कर कर कमाता हूं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकती है, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं होती। डोमेस्टिक इनकम सिर्फ देश के अंदर का। अब बच्चों, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर डोमेस्टिक इनकम तो हमें समझ में आ गई, नेशनल इनकम क्या होती है। बच्चों फॉर एग्जांपल, इंडिया ने अपने गुड्स भेजे बाहर नेपाल को, इंडिया ने अपने गुड्स भेजे बाहर रशिया को, इंडिया ने गुड्स खरीदे यूएसए से थे, यानी कि ये हो गया इंपोर्ट और ये दोनों हो गई एक्सपोर्ट। तो बच्चों जब हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम अगर ऐड कर लेंगे फॉरेन इनकम, यानी कि दूसरे देशों से कमाया हुआ पैसा, तो वो बन जाता है मेरे बच्चों हमारा नेशनल इनकम। बच्चों नेशनल इनकम सिर्फ बाहर से कमाया हुआ पैसा नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नेशनल इनकम मतलब दूसरे देशों से कमाया हुआ पैसा। नेशनल इनकम में दोनों इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक यानी देश के अंदर से कमाया हुआ प्लस देश के बाहर से कमाया हुआ, ये बच्चों हमारा नेशनल इनकम होता है। चलो बच्चों, अब हम बुक से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आई होप मेरे बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो बच्चों, अब हमारा चैप्टर 2 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों आप मेरे ध्यान से सुनना बात। फर्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने ये आपको भी बताया था, डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली होती क्या है हम जान लेते हैं। इन लेमैन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब होता है हमारे देश की सरकार जिस एक फ्रंटियर यानी एक बॉर्डर को बनाती है, उस देश के अंदर होने वाली इनकम सारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। अब बच्चों कुछ आइटम्स ऐसी भी हैं जिनको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करें या ना करें, इस पे हमेशा कंफ्यूजन होती है। देखो बच्चों, ये बोलता है इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, कि भैया जो देश के अंदर इनकम हो रही है उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती हैं। वो क्या होती हैं बच्चों? पहली आइटम इसके अंदर आ जाती है शिप्स एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटिंग बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। बच्चों बहुत इजी बात है, मैं एक इंडियन पर्सन हूं, मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, मैंने एक शिप खरीदी। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मैंने कोई शिप खरीदी है तो सिर्फ मैं इंडिया में ही तो उसे घुमाऊंगा नहीं, या इंडिया में ही उसे ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने वो शिप खरीदी ताकि वो इंडिया से माल यूएसए ले जा सके, इंडिया से माल रशिया ले जा सके। और वो शिप अगर रशिया में चली गई, अगर वो रशिया में चली गई और रशिया में सामान छोड़ रही है, दैट मींस ये नहीं हो कि वो रशिया का ही पार्ट हो गई बच्चों। वो शिप की ओनरशिप यानी उस शिप का मालिक इंडियन है, तो वो शिप इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। जो भी वो पैसा कमाएगी वो इंडियन कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, क्योंकि उसका मालिक ओनर इंडियन है। यानी कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन हो गया, जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं अगर उसका ओनर बेसिकली डोमेस्टिक कंट्री यानी इंडियन होता है। अगला होता है बच्चों फिशिंग वेसल, oil and natural gas rigs and floating platforms operating by the resident of a country in the international water। बच्चों देखो, जमीन पे बॉर्डर बनाना बहुत इजी है। क्या वाटर के ऊपर बॉर्डर खड़ा करा जा सकता है? नहीं बच्चों। बेसिकली वाटर में क्या होता है, नेवी होती है, नेवी डिसाइड करती है कि ये हमारी टेरिटरी है या आपकी टेरिटरी है। कई बार बच्चों क्या होता है, मछली पकड़ने वाले फिशिंग वेसल्स में जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो बेसिकली ऑयल वगैरह वाटर सप्लाई से निकाल रहे होते हैं, ऐसे लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चले जाते हैं। तो अगर वो वहां से मछली पकड़ रहा है, दैट डजंट मीन कि वो हमारे देश का पार्ट नहीं रहे। वो जो भी पैसा कमाएंगे, वो जो भी अर्निंग करेंगे, वो हमारे देश का ही पार्ट होगा। सो बच्चों तीसरा इसके अंदर आ जाता है एम्बेसीज
कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री। बच्चों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस पर आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। एम्बेसीज का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, बेसिकली एम्बेसी क्या होती है। बच्चों एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। बच्चों देखो, आपको ये चीज तो पता होगी कि इंडिया से बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, यूएस से जाते हैं, रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं बिजनेस करने के लिए, जॉब्स के लिए। अब बच्चों वो दूसरी कंट्री में गए तो बेसिकली उस कंट्री के अंदर उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी कौन लेगा? उस कंट्री के अंदर उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेगी हमारी इंडियन कंट्री, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन हैं, हम इंडिया में पैदा हुए हैं। सारी कंट्रीज आपस में डील कर लेती हैं बच्चों। जैसे यूएसए ने हमसे डील कर ली कि आप हमारे देश के अंदर एम्बेसी खोल लीजिए अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, हम आपके देश के अंदर एम्बेसी खोल लेते हैं यूएसए के जो लोग घूमने आएंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो बच्चों इन लोगों के बीच यानी इन कंट्रीज के बीच ना लैंड का एक्सचेंज होता है। यूएसए हमें यूएसए के अंदर लैंड दे देगी, जितना वो लैंड हमें यूएसए में देगी हम उतना ही लैंड एक्सचेंज में उसे इंडिया में से दे देंगे, और दोनों के बीच में जो ट्रेड होगी वो लैंड वर्सेस लैंड की होगी। और उस लैंड के ऊपर बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, उसी कंट्री की होगी जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर इंडिया के अंदर यूएसए ने एम्बेसी खोली है तो वो लैंड यूएसए ने खरीद ली है, अब वो लैंड इंडिया की नहीं रही है। उस लैंड के ऊपर यूएसए का सोल्जर खड़ा हो सकता है, उस लैंड के ऊपर यूएसए की आर्मी तैनात हो सकती है। एम्बेसी के अंदर जो पूरा कंट्रोल है वो यूएसए के ही लोगों का होगा, यूएसए की ही आर्मी का होगा। कोई भी बाहर का पर्सन वहां पर बिना परमिशन नहीं जा सकता, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारा लैंड नहीं है। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर कभी भी दूसरी कंट्रीज की एम्बेसी नहीं आती। अगर इंडिया के अंदर रशिया की एम्बेसी है तो वो रशिया की ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। हमारी इंडियन एम्बेसी अगर चाइना के अंदर है तो वो चाइना का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो हमने लैंड चाइना से ले लिया होगा, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो बच्चों तो अब हम जानते हैं ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी आइटम्स हैं जिनको लेकर हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी या नहीं होंगी। बच्चों एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो भी फॉरेन कंट्री की हमारी कंट्री में खुली हैं, उन लोगों ने हमसे लैंड बाय कर लिया था, उस लैंड पर उस कंट्री की ओनरशिप है, तो वो हमारे देश का पार्ट नहीं होती बच्चों। इसके अलावा बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, बता देता हूं बच्चों, डब्ल्यूएचओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी एक देश के लिए काम नहीं करती है, ये पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का कंसर्न अपने सामने रखती है और पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है। तो इनको ये फ्रीडम दी जाती है, इनको ये पावर दी जाती है कि बिना वीजा ये किसी भी कंट्री में आया जा सकते हैं, क्योंकि ये उस कंट्री की बेसिकली हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए काम करती हैं। तो डब्ल्यूएचओ, यूएनओ ये किसी भी कंट्री की इंडिया में खुल जाए, चाइना में खुल जाए, भैया ये उस देश की डोमेस्टिक कंट्री का पार्ट नहीं होती, क्योंकि उस देश में आती हैं। ऐसे ही 50 और देशों में भी जाती हैं और आती हैं। बच्चों यहां तक हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हमारा आ जाता है बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट। बच्चों मेरी एक बात याद रखना, ये नॉर्मल रेजिडेंट वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको इसी के नेक्स्ट पेज पर हमें बेसिकली डिफरेंस दिया हुआ है सिटीजनशिप और रेजिडेंसी का, मैं आपको ये पढ़ाना चाहूंगा, ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सिटीजनशिप क्या होती है और रेजिडेंशिप क्या होती है। बच्चों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये ड्रीम होगा कि बेसिकली वो क्लास 12 के बाद कनाडा जाएं, वो यूके जाएं। अब वो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं वहां जाकर वहां का सिटीजन कहलाऊंगा या फिर रेजिडेंट कहलाऊंगा। बच्चों मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं, सिटीजनशिप आपको तभी मिल सकती है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन। यानी कि कोई इंसान जिस देश में पैदा होता है, अगर मैंने भारत में जन्म लिया है तो ही मैं भारत का सिटीजन कहलाऊंगा, अगर मैंने भारत में जन्म लिया है तो ही मैं भारत का सिटीजन कहलाऊंगा। भारत के अलावा मुझे किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। अगर कोई इंसान यूएसए में पैदा हुआ है तो वो यूएसए का सिटीजन है। अब बच्चों इसके बाद ये लिखता है सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम सिटीजन, यानी कि बेटा कुछ लीगल प्रोविजंस है, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है। जैसे कि अक्षय कुमार को कनाडा की दी हुई है, आप सुनिए मेरी बात, शाहरुख खान को दुबई की मिली हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और ये बेसिकली उस कंट्री को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं पर्सनैलिटीज, या उनको प्रमोट करती हैं, दैट्स वाई उन्हें अपना सिटीजन दे देते हैं, वरना किसी आम इंसान को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जिंदगी भर। बच्चों ये देखना, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप उस देश में पैदा हुए हो, सेकंड हो सकता है बच्चों या तो आप किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो लेकिन आपने उस कंट्री के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लॉ है वो फुलफिल करके सिटीजनशिप ले ली हो। अब बच्चों कोई बच्चा कहता है तो सर अगर मैं कनाडा में गया, मैं वहां पर पढ़ाई करी, मैंने 2 साल वहां पर, मैंने 3 साल पढ़ाई करके 2 साल नौकरी करी, क्या मैं तब भी सिटीजन नहीं हूं? सिटीजन आप कभी नहीं बनोगे, आप बनोगे रेजिडेंट। अब रेजिडेंट कौन होता है बच्चों?
इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन। एक इंसान जो दूसरे देश में जाकर पैसे कमाता है, उस पैसे से चीजों को खरीदता है, किसी चीज का प्रोडक्शन करता है, किसी चीज को सेल करता है और किसी चीज को परचेज करता है, ऐसे इंसान को हम रेजिडेंट बोलते हैं। बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी पर्सन जो दूसरी कंट्री में जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है वो रेजिडेंट कहलाता है। अब रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, an individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for period more than 1 year। यानी कि कोई इंसान अगर किसी देश के अंदर 1 साल से ज्यादा समय तक रहता है तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इमरान है, इमरान के मामू दुबई में रहते हैं जी। अब इमरान अपने मामू के पास जाता है, वहां पर कोई काम नहीं करता, पूरे साल बैठ के आराम करता है, तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा? नहीं बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपका उस कंट्री में लाया करना चाहिए। आप उस देश में पैसा कमाओ, उस देश में कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करो। ये है हमारी सिटीजनशिप और रेजिडेंसी का डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों मेरी बात। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है मेरे बच्चों? नॉर्मल रेजिडेंट बेसिकली बच्चों कौन होता है हम जान लेते हैं। वही सेम सिटीजनशिप और रेजिडेंसी जो हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। भैया नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन है जो किसी कंट्री में रहता है, वो ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाया करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? द रेजिडेंट्स लिव्स और लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। उस देश में रहना जरूरी है और उस देश में बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज करे, जैसे पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन एंड ऑल। बच्चों अब ध्यान से सोचना आप, ये लोग कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन नहीं आते। फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स। अगर कोई भी पर्सन, बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर घूमने के लिए आया है तो वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। कोई भी फॉरेन टूरिस्ट कभी भी रेजिडेंट नहीं होता। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, कोई भी फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में काम कर रही है, उनमें काम करने वाले लोग कभी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, वो रेजिडेंट भी नहीं होते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूएनओ, WHO, बच्चों मैंने पहले ही बताया ये पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं, एक देश के लिए काम नहीं करते, इसलिए कभी भी ये रेजिडेंट नहीं बनते। बच्चों इसके बाद हमारा आ जाता है एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे यूएनओ, WHO हो गया बच्चों, ये कभी भी पार्ट नहीं होते। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। भैया इंडिया से एक फ्लाइट गई एयर इंडिया की, जिसके अंदर बहुत सारे स्टाफ गया जो बेसिकली उस फ्लाइट में काम करता, जैसे पायलट हो गया, एयर होस्टेस हो गई। अब बच्चों वो जाके रशिया में फ्लाइट को लैंड कराया उन्होंने, और वहां वो गए तो क्या वो वहां के रेजिडेंट बन गए? नहीं बच्चों, वो इंडिया के नागरिक हैं, वो तो बिजनेस पर्पस के लिए, काम पर्पस के लिए गए थे। और फ्लाइट्स, बच्चों ध्यान से सुनना, फ्लाइट्स बेसिकली विद इन 10 डेज के अंदर अंदर वापस आ जाती हैं। मोस्टली 2 या 3 दिन होते हैं या 1 दिन होता है, 10 डेज होता है एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कोई बहुत बड़ा बेसिकली वॉर वगैरह का जोन है तो 10 दिन मैक्सिमम होता है, तो ये कभी भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनते। बच्चों इसके अलावा होते हैं बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स बेसिकली कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल भैया मैं कश्मीर के बॉर्डर पे मेरा घर है। अब कश्मीर के बॉर्डर पे मेरा घर है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने जानवर पाले हुए हैं, मेरे पास बेसिकली क्या है, मेरे पे काव है, कैटल्स है। अब मेरे जानवर को थोड़ी ना पता है कि बेसिकली ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर क्रॉस करने चले गए। बच्चों क्या होता है, जो लोग बॉर्डर्स में रहते हैं ना, उनसे आर्मी की जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी फ्रेंडली हो जाते हैं, वो उन्हें पहचानने लग जाते हैं। उन्हें पता है ये लोग बेसिकली दूसरी कंट्री में अपने जानवरों को लेने या बिजनेस के लिए, काम के लिए आते जाते रहते हैं, वो उनको कुछ नहीं कहते, उन पे पाबंदी नहीं होती। लेकिन कोई भी इलीगल इमिग्रेंट होता है जिसको पहचानते नहीं, अननोन बंदा आना चाहता है तो उसकी मनाही है। ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो जाता है बच्चों। सो बच्चों नेक्स्ट हमारा है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस। बच्चों इसका आप डिफरेंस कर लेना, मोस्टली एग्जाम में 101% ये डिफरेंस ही आपको मिल जाता है। देखो बच्चों, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होती क्या है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमने कोई काम कर कर कमाई, जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर कर कमाई। इसी के अलावा बच्चों ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं करी, मेरे को बैठे बिठाए ये पैसा मिल गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है मेहनत करी और उनसे फीस ली, तो ये मेरी फैक्टर इनकम है। वहीं पर अगर मैं कहता हूं मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को डोनेशन दे दी कि भैया ये लो 5000 रुपए, आप इनसे, मैं ओल्ड एज होम गया, मैंने वहां जाके डोनेशन दे दी 5000 रुपए की, तो बेसिकली वो ओल्ड एज होम की ट्रांसफर इनकम है। क्या ओल्ड एज होम ने मेरे लिए कोई काम करा? क्या ओल्ड एज होम ने मेरे लिए कोई सर्विस दी? नहीं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। सो बच्चों हम पढ़ लेते हैं फैक्टर इनकम। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड
बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बेसिकली फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में या किसी चीज का प्रोडक्शन सेल करने के बदले में हमें मिलती है। वहीं पर ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना कोई रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, जिसके बदले हम कोई सर्विस कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं। नेचर इट इंक्लूड्स बोथ इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। बच्चों आप याद रखना फैक्टर इनकम दोनों में ही इंक्लूड होती है, क्योंकि नेशनल इनकम निकाली जाती है ऐसी इनकम्स को जोड़कर जो कि प्रोडक्टिव नेचर की हैं। ट्रांसफर इनकम में गैम्बलिंग, भैया सट्टा खेलना कब से प्रोडक्टिव हो गया? सट्टा खेलने में आपने क्या बनाया? कुछ नहीं, तो गैम्बलिंग है, आप जीत गए। ट्रांसफर इनकम के इट इज नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हमारे देश में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ये इनकम बैठे बिठाई आपको मिल गई, इसलिए ना ही ये नेशनल इनकम में आएगी ना ही ये डोमेस्टिक इनकम में। कॉन्सेप्ट ये अर्निंग का कॉन्सेप्ट है और ये रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट है। भैया फैक्टर इनकम आपको मेहनत करके कमानी पड़ती है और ये आपको बैठे बैठाए रिसिप्ट हो जाती है। अब बच्चों इसका हम रिसिपिएंट, इट इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, यानी कि हम जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस में लगा रहे हैं ये उनसे हमें कमाने को मिलती है, लैंड लेबर कैपिटल लगाने पे हमें मिलती है। इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, ये बेसिकली गवर्नमेंट को बैठे बिठाए मिल जाती है, लोगों को भी बैठे बिठाए मिल जाती है बच्चों। एग्जाम्पल भैया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मैंने अगर रेंट लिया है तो मैंने फ्री में नहीं लिया, मैंने अपना लैंड या अपनी बिल्डिंग दी होगी। मैंने अगर वेजेस लिए हैं तो मैंने उसके लिए मेहनत करी होगी, काम किया होगा। मेरे को अगर इंटरेस्ट मिलना है तो मुझे फ्री में नहीं मिल रहा, मैंने पैसा जमा कराया होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के पास। अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट के बदले कमा रहा हूं। स्कॉलरशिप बच्चों, स्कॉलरशिप बेसिकली बच्चों को मिल जाती है जिसके लिए उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओल्ड एज पेंशन बच्चों, हमारे घर में आपको पता होगा 60 to 65 ईयर्स के लोग हैं जिनकी एज बेसिकली ओल्ड एज में आ गई है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको हर महीने पेंशन मिलती है, मतलब कुछ अमाउंट मिलता है, 1000 रुपए 1500 रुपए, ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। इसके अलावा बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये बच्चों इंडिया में तो नहीं है लेकिन यूएस देता है। यूएस में आप कोई काम भी नहीं करोगे तब भी गवर्नमेंट आपको $900 फ्री के बैठे बिठा के देती है, इसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसी के साथ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का भी डिफरेंस करना है, जो कि नेक्स्ट पेज पर है, हम पढ़ लेते हैं। सो मेरे बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। बच्चों मेरी बात याद रखना, इसके ऊपर आपको 1 मार्कर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो भी मैं बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली कंजम्पशन करने के लिए, हमारे यूज करने के लिए रेडी है, जिसका आगे कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स का आगे फर्दर प्रोडक्शन होगा। मैंने खरीदे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं उनको एज इट इज नहीं बेचने वाला, मैं उसको फर्दर प्रोड्यूस करूंगा, उसमें कोई वैल्यू ऐड करूंगा, तब आगे बेचूंगा। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आते, क्योंकि जब वो बन जाएंगे तब उनसे पैसा कमाया जाएगा। अभी जो बीच में लोग खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि एक खरीद रहा है, दूसरे को बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, तीसरे को बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फार्मर से व्हीट खरीदा क्योंकि मुझे उसका फ्लोर यानी आटा बनाना था। मैंने वो आटा बनाकर आगर बेच दिया ब्रेड बनाने वाली कंपनी को। उस ब्रेड बनाने वाली कंपनी अभी उसे नहीं खाया, ये अभी इंटरमीडिएट गुड ही है हम सबके लिए। जब ये ब्रेड बनाने वाली कंपनी कस्टमर को बेच देगी तब वो फाइनल गुड हो जाएगा और उससे जो अर्निंग होगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। देखो बच्चों हम पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों हम पढ़ लेते हैं बेसिकली फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग फाइनल गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। बच्चों बेसिकली फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको मैंने खरीद लिया अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरी एक बुटीक है जहां पर बेसिकली मैं मेंस वेयर या फिर फीमेल्स वेयर कपड़े सिलता हूं और मैंने वहां पर एक फ्रिज खरीदा। मैं उस फ्रिज को आगे नहीं बेचूंगा बच्चों, तो ये मेरा इंटरमीडिएट गुड नहीं है। मैं उस फ्रिज को इस्तेमाल करूंगा लेकिन अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट है। आप ध्यान से समझना, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का ओनर हूं और मैं फ्रिज खरीद के लाया तो मैं उस फ्रिज को आगे बेच दूंगा, इसलिए वो मेरा इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि मैं उसका फर्दर आगे सेल कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने उसे बिजनेस में खुद ही इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसे आगे फर्दर सेल नहीं करा। जब भी आप इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का कॉन्सेप्ट पढ़े अपने दिमाग में सोच लो, क्या ये चीज आगे बिकने वाली है, क्या ये चीज मैं ही यूज करने वाला हूं, या तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ या मैं अपने बिजनेस में उसको यूज में ले रहा हूं, उसे ही नहीं बेच रहा उठा के। भैया मेरा बुटीक है तो मैं कपड़े आगे बेचूंगा ना, मैं फ्रिज उठा के बेच दूंगा नहीं बच्चों। सो बच्चों इसी के साथ इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, यानी कि उसको खरीदा ही गया है रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए सेम ईयर में, मतलब उसी साल में बच्चों खरीद के बेच देंगे। अब कोई 5 साल के लिए थोड़ी खरीदता है इंटरमीडिएट गुड। नेचर
दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ऑब्वियस सी बात है, अब ये कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया तो इससे इनकम जनरेट हो चुकी है, नेशनल में भी आएगा और डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा। दे आर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ना तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है मेरे बच्चों, ना ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। वैल्यू एडिशन, बच्चों ये रेडी है बिल्कुल यूज करने के लिए फाइनल यूजर्स के लिए, तो इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी। वहीं पर अगर इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू भी ऐड होगी। प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है बच्चों? मेरे बच्चे मेरे से पूछते सर प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट बताओ। प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली वो पूरा प्रोसेस होता है, यानी चीज के जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा उसके खरीदने से उसके प्रोडक्शन तक, जब तक वो सेल नहीं हो जाती, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड प्रोडक्शन बाउंड्री होता है। बच्चों किसी कंपनी का प्रोडक्शन बाउंड्री 1 साल होती है कि भैया 1 साल में रॉ मटेरियल खरीदा और 1 साल के अंदर उसे बेच दिया। किसी कंपनी की प्रोडक्शन बाउंड्री 11 महीने हो सकती है, 12 महीने हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर कि उसकी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में टाइम कितना लगता है। प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली चीज के बनने से बिकने तक का पीरियड है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, कुछ भी हो सकता है। फाइनल गुड्स बेसिकली वो हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, ये बिकने के लिए रेडी हैं और इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री अभी क्रॉस नहीं करी। इंटरमीडिएट गुड्स ने प्रोडक्शन बाउंड्री अभी तक क्रॉस नहीं करी। एग्जाम्पल, अगर मिल्क परचेज कर रही है मेरी मम्मी या आपकी मम्मी अपने घर में कंजम्पशन के लिए, तो वो बेसिकली फाइनल गुड्स है। वहीं यही मिल्क अगर कोई डेयरी वाला खरीद रहा है, वो इस दूध से खोआ बनाएगा, इस दूध से पनीर बनाएगा, इस दूध से घी बनाएगा, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के फर्दर सेल करेगा। बच्चों अभी तक जो भी मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ाए उनके बैक में क्वेश्चन दिए हैं एमसीक्यू टाइप, उनको आप जरूर रीड कर लेना, क्योंकि बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। बच्चों मैं वीडियो को बहुत लेंथी नहीं करना चाहता, दैट्स व्हाई मैं आपको मेन कंसेप्ट करा रहा हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट इतने इजी है जिनको आप पढ़ोगे संदीप गर्ग बुक से तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अब हमारे सामने नया टॉपिक आ जाता है बेसिकली कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। बच्चों बेसिकली कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? कंजम्पशन गुड्स बेसिकली हमने जिनको कंज्यूम कर लिया, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनल गुड्स भी हैं। देखो बच्चों, कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, कंजम्पशन गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली जिनको मैं खा लेता हूं, जिनको मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं, वो बेसिकली मेरे कंजम्पशन गुड्स हैं। जैसे ब्रेड, बटर, शर्ट, पेंट, फर्नीचर एटसेट्रा। अब बेसिकली बच्चों कंजम्पशन गुड्स भी 4 टाइप के हैं। जो कंजम्पशन गुड्स हमारे 4 टाइप के वो है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से हैं? इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिस गुड्स को हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई मैंने एलईडी टीवी खरीदा, ऐसा तो नहीं ना एक बार टीवी देख के मैं उसे निकाल के बाहर फेंक के मारूंगा, यूज खत्म हो गया भाई खत्म है। ड्यूरेबल गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जिसको ओवर एंड ओवर आप यूज कर सकते हो, टीवी, फ्रिज एंड ऑल। इसके अलावा बच्चों सेमी ड्यूरेबल यूज गुड्स। बच्चों सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स विच कैन बी यूज्ड अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिनको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही हम यूज कर पाते हैं बच्चों। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने क्लोथ्स। बच्चों बेसिकली कपड़े हम 6 महीने, साल भर पहनते हैं, उसके बाद कपड़ों का कलर फेड हो जाता है या फिर वो कपड़े पुराने हो जाते हैं या साइज मिसमैच हो जाता है। इसी के साथ बच्चों आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मेरे बच्चों वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ नहीं होती, जिनको मैंने एक बार खरीदा, कंज्यूम कर लिया और वो खत्म हो गए। गुड्स विच आर यूज्ड अब इन अ सिंगल कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल में मिल्क, बटर, फूड ग्रेन एटसेट्रा। इतना मार्क करा रहा हूं उतना ही लर्न कर लीजिए, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज बच्चों सर्विस कोई गुड्स नहीं होती, बेसिकली ये नॉन मटेरियल गुड होते हैं जो कि डायरेक्टली ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई करते हैं। ये दिखती नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते, लेकिन सर्विस को फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको टीचिंग की सर्विस दे रहा हूं तो आप इसको फील कर सकते हैं, मेरी नॉलेज से आप खुद की नॉलेज को गेन कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गुड तो नहीं है ना बच्चों, तो इसलिए सर्विसेज भी कंजम्पशन गुड का पार्ट होती है। सो बच्चों कैपिटल गुड बेसिकली वो फाइनल गुड होते हैं जिनको हम बिजनेस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उन गुड्स को ही उठाकर हम नहीं बेच रहे, उन गुड्स से हम आगे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक बेसिकली बुटीक है, तो बुटीक के अंदर बच्चों अगर मैंने स्विंग मशीन खरीदी है तो मैं स्विंग मशीन थोड़ी बेच दूंगा, स्विंग मशीन से कपड़े सिलूंगा फिर बेचूंगा, तो स्विंग मशीन मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। अब बच्चों ये कहता है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा। अब ये कैपिटल गुड के बारे में आपको कुछ बता रहा है। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, यानी कि इनको किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करा जाता है। इनकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, भाई 5 साल में 10 साल में खराब हो जाएगी।
दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसे थोड़ी ना बच्चों कि अगर मैं स्विंग मशीन से कपड़े सिल रहा हूं, स्विंग मशीन खत्म होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, वो चौक थोड़ी है। तो बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकी आइडेंटिटी नहीं खत्म होती। दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम। भैया एक समय के बाद ऑब्वियसली बात है स्विंग मशीन जाम हो जाएगी, वो टाइट चलने लगेगी या खराब हो जाएगी, तो इनकी रिपेयर टाइम टू टाइम चाहिए होती है, इनकी रिप्लेसमेंट भी चाहिए होती है। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम डिमांड फॉर अदर गुड्स। बच्चों देखो, स्विंग मशीन की डिमांड तब तक ही है जब तक लोग कपड़े पहन रहे हैं या फिर लोग कपड़ों की डिमांड कर रहे हैं। स्विंग मशीन को डायरेक्टली नहीं खरीदेगा, लोग कपड़े खरीदेंगे। अब जब लोग कपड़े खरीदेंगे तो बिजनेसमैन स्विंग मशीन खरीदेगा। इसकी बेसिकली जो डिमांड वो किसी से डिराइव्ड है, यानी किसी से जुड़कर आई है। बच्चों इसके अंदर ये 4 पॉइंट ही इनफ है। अब बच्चों देखो, जो नेक्स्ट पेज पर हमारा आ जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन एंड ऑल। बच्चों इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है अपनी लैंग्वेज में मैजिक फॉर्मूला। मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ये, तो चलो मैं बोर्ड पे आपको इस फॉर्मूलास को कराने जा रहा हूं। इनकी डेफिनेशंस आप रीड कर लेना, इस पे प्रैक्टिकल आता है, मैं प्रैक्टिकल के तौर पर आपको फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं। चलिए बच्चों अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों अब जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनना, आपके सारे डाउट्स आपके मन में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बच्चे सोचते हैं कि सर GDP एमपी क्या होता है, स्कूल में मैम बोलती रहती है, हमें तो समझ ही नहीं आता। NDP FC क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, एक्चुअल में एक तरफ हम रख देते हैं GDP एट MP को। अभी ये मत पूछो ये क्या होता है, मैं आपको अपने आप समझा दूंगा। और दूसरी तरफ मैं रख लेता हूं NNP FC को। बच्चों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेसिकली मैजिक फॉर्मूलाज। इसको मैं मैजिक फॉर्मूला बनाता हूं क्योंकि मैंने इसको अपने तरीके से बहुत इजी बना लिया है। देखो बच्चों, पहली टर्म यहां पर हमारे सामने है G, जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और पहली टर्म दूसरे के सामने है हमारे, जो कि है N, इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होती है बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। बच्चों आज से 2 साल पहले मैंने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, और अगर मैं आज उस बाइक को बेचना चाहूं, क्या वो 1 लाख की बिक जाएगी? मेरे बच्चे बोलेंगे सर क्यों 1 लाख की क्यों बिकेगी? वो तो आपकी बाइक पुरानी हो गई, सेकंड हैंड हो गई, उसकी कीमत गिर गई होगी, उसकी कीमत कम हो गई होगी। और जब किसी चीज की कीमत गिर जाती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि उस बाइक की आज कीमत कितनी है, क्या बच्चा आज कीमत कितनी है, तो बच्चे मेरे से बोलेंगे आपको सर कुछ भी नहीं करना, आपकी जो आपने पहले 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी थी वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी। अगर आपको आज पता लगाना है कि उसकी नेट इन्वेस्टमेंट यानी नेट वैल्यू आज कितनी है, तो आप इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। वहीं पर अगर नेट इन्वेस्टमेंट मुझे पता है, नेट इन्वेस्टमेंट मुझे पता है कि वो बाइक आज कितने की है, मुझे ये पता लगाना मैंने कितने की खरीदी थी, तो इसमें प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट वो वैल्यू होती है जो आज प्रेजेंट डेट पे है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो वैल्यू होती है जितने की मैंने खरीदी थी, यानी इस ग्रॉस में कुछ चीज इंक्लूडेड है, जो कि चीज नहीं होनी चाहिए प्रेजेंट डेट के हिसाब से, वो होता है डेप्रिसिएशन। बच्चों अगला हमारे सामने आता है सेकेंड एलिमेंट जो है वो है डोमेस्टिक, D फॉर डोमेस्टिक, और ये N फॉर नेशनल है। बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। D का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो मैंने देश के अंदर से कमाई, और नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो मैंने देश के बाहर से कमाई। बच्चों फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली एक टीचर हूं और मैं इंडिया के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो जो भी पैसा मुझे इंडिया के अंदर मिलता है वो है मेरी डोमेस्टिक इनकम। अब मेरा एक दोस्त है, मेरा जिगरी यार मोंटी, जो कि कनाडा में रहता है, वो वहां पर बेसिकली जॉब करता है। मैं कनाडा घूमने के लिए गया और उसने मेरे से कहा कि भाई हम दोनों मिलकर एक बिजनेस खोलते हैं, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो मेरे को 5 लाख रुपए दे दे। मैंने मोंटी को 5 लाख रुपए दे दिए। अब बच्चों में इंडिया वापस आ गया, मोंटी मेरे को हर साल कनाडा से पैसे भेजता है कि ये ले भाई जो तूने इन्वेस्ट करा था उसकी तेरी रिटर्न है। तो बच्चों वो मेरी नेशनल इनकम है जो मैं दूसरे देश से कमा रहा हूं। डोमेस्टिक इनकम है वो बेसिकली जो मैं अपने देश से कमा रहा हूं। नेशनल के अंदर बच्चों डोमेस्टिक भी इंक्लूड होती है, यानी डोमेस्टिक ये पैसा डोमेस्टिक प्लस इसके अंदर जोड़ देते हैं हम NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वो इनकम जो मैंने दूसरे देशों से कमाई है ये डोमेस्टिक के अंदर ऐड कर दो। अगर कोई मेरे से पूछे सर आपकी इनकम कितनी है, मैं बताऊंगा मेरी नेशनल इनकम 2 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए देश के अंदर से कमाए और 1 लाख रुपए मोंटी के पास से मिले, तो डोमेस्टिक के अंदर प्लस कर दोगे NFIA, तो बेसिकली नेशनल आ जाएगा। अब बच्चों मेरे से कोई पूछे कि सर नेशनल आपकी है 2 लाख, तो आपने सिर्फ देश के अंदर से कितना कमाया, तो मैं कहता हूं माइनस कर दो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मैंने दूसरे देशों से कमाया वो हटा दोगे तो सिर्फ देश के अंदर की पता लग जाएगी। बच्चों इसके बाद
अगला थर्ड एलिमेंट है पी और पी, यानी पी का मतलब होता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। यहां भी प्रोडक्ट है और यहां भी प्रोडक्ट है, ये सेम है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा। अगली टर्म बेसिकली जीडीपी एट एमपी के अंदर आ जाती है बच्चों, एमपी जिसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। और अगली टर्म एनएमपी एफसी में आ जाती है, एफसी यानी कि जिसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब होता है चीज जितने में मार्केट में सोल्ड होती है, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जितने की मैंने वो चीज बनाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बाइक बनाने वाली कंपनी का मालिक हूं, मैंने 10,000 रुपए की बाइक बनाई, तो गवर्नमेंट बोलेगी देखो जी आप इस बाइक को 10,000 रुपए की नहीं बेच सकते, आपको मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा। मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगी, मैं कस्टमर से टैक्स लूंगी जो इस बाइक को खरीदेगा। तो मैं कहता हूं ठीक है जी, सिंपल सी बात है, इस कॉस्ट के अंदर आप जोड़ लो इनडायरेक्ट टैक्स जो कि गवर्नमेंट मुझसे लेगी, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। बच्चों अब मेरे को लगता है कि मेरी चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई टैक्स लगाने की वजह से, तो सरकार कुछ चीजों के ऊपर आपको डिस्काउंट भी दे देती है, सब्सिडी भी दे देती है, वो माइनस हो जाती है। यानी कि बच्चों फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्स जुड़ जाता है और माइनस हो जाती है सब्सिडी, और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझे मेरे बच्चों, ये दोनों मिलके, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दोगे तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर माइनस कर दो सब्सिडी। बच्चों वहीं पर अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो उल्टा कर दीजिए, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस में आ जाती है मेरे बच्चों सब्सिडी। बच्चों इसी के साथ मेरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम पेज को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, आई होप मेरे बच्चों ने लिख लिया होगा। अब ये जो मैंने NFI लिखा, यानी कि जो मैंने दूसरे देश से पैसा कमाया, इसके अंदर दो चीजें आती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दो चीज से मिलकर बना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, इसमें नेट नहीं आता बच्चों, नेट आता है जब माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बच्चों मोंटी ने मुझे 1 लाख रुपए बाहर से भेजे, मैंने बोला भाई तू मुझे 1 लाख रुपए मत भेज, 50,000 रुपए का मेरे को बेसिकली स्मार्टफोन OnePlus का बाहर से भेज दे, क्योंकि इंडिया में महंगा पड़ रहा है, बाहर सस्ता पड़ रहा था। तो मोंटी ने जो मेरे को इनकम देनी थी वो थी 1 लाख रुपए, लेकिन टू अब्रॉड यानी मैंने बाहर से कुछ खरीद लिया, वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो मेरे को मेरे देश में मिलेगी, यानी कि मेरी डोमेस्टिक के अंदर जुड़ के मेरी नेशनल बनाएगी, वो सिर्फ 50,000 रुपए है। बच्चों इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं बच्चों कि आपको चैप्टर 101% समझ आएगा। इस फॉर्मूले में जो भी आपके छोटे मोटे डाउट है वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।